Good morning everyone. I'm Sadia. You all having very beautiful, very warm welcome to in this session. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट क्लास बायो इनसाइट सादिया में। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम सेल चैप्टर के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। मतलब कि हमने सेल चैप्टर के कुछ लेक्चर्स देखा था ना हमने, लेकिन हाँ ये चैप्टर्स पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसके एमसीक्यूज़ कीजिए, बिकॉज 1 अगस्त को हमारी नीट 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप सब प्रिपेयर रहें और ये एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस, अब कहती हैं ना, इससे क्वेश्चंस आए हैं। जब भी पढ़ते तो क्या कहते हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में क्वेश्चंस आए हैं। तो आज नीट के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे, ओके। बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़िए, बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ ABCD नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम ABCD के बारे में जानेंगे पहले कि ये है क्या, क्यों है, इसका आंसर C ही क्यों लगा, B क्यों नहीं लगा, हम ये सब भी जानेंगे। अंडरस्टैंड ना। तो बहुत मेहनत करने वाले आज हम, और आप भी इसको ध्यान से सुनेंगे और जो लगेगा इंपॉर्टेंट है उससे आप कॉपी में लिख भी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। तो चलिए, ये हमारे हो गए MCQ, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म ATP। इसमें से ऐसे कौन से ऑर्गेनल हैं जो एनर्जी निकालते हैं कार्बोहाइड्रेट से ATP की फॉर्म में। मतलब कि ऐसे कौन से ऑर्गेनल हैं इन सभी ऑप्शन में से जो कार्बोहाइड्रेट से ATP बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ATP बनाते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं होता है, ये हमारा एक फूड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है जानना है? आपने कभी चॉकलेट खाया है ना, उसमें वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा, आपने कभी दाल पिया है, उसमें प्रोटीन होता है। अच्छा, आपने कभी वो ऑयली सामान खाया है ना, उसमें फैट होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सभी हमारे खाने के पार्ट हैं, ओके, फूड के पार्ट हैं। तो जब भी आप एक चॉकलेट खाते हो, रोटी खाते हो, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे बनता है। अब कहने का मतलब है इससे ATP कैसे बनाएंगे। अब ये ATP क्या होता है? ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। बेसिकली ATP कुछ नहीं, ये एक तरह का एनर्जी है। तो हमारा क्या करता है, हमारा इसमें से एक ऐसा ऑर्गेनल है, बेसिकली इसका आंसर क्या होगा आपको? इसका आंसर ना ही राइबोसोम होगा, ना ही क्लोरोप्लास्ट होगा, ना ही लाइसोसोम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जो क्या करता है, जो हमारे ग्लूकोज से, बिकॉज ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हुआ किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में वो ब्रेक डाउन हुआ। ये ग्लूकोज हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास गए, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, इस ग्लूकोज से ATP बनाया, इस ग्लूकोज से ATP बनाया। अब ये कैसे बनाया, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ये हम किसी और स्लाइड में देखेंगे, ओके। तो कैसे बनता है ये किस चीज़ से बनता है, तो कौन बनाता है इसे? तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कार्बोहाइड्रेट से ATP बनाता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज भी होगा तो भी ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। ये हर प्लांट सेल, हर एनिमल सेल, मतलब कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल है सभी के पास ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। मैं कुछ चीज़ें बोल दे रही हूँ, वैसे मैं इन सभी के ऊपर मैं लेक्चर्स में बनाऊंगी। आई एम सो सॉरी कि लेक्चर्स आपके नहीं बन पाए बहुत सारे, बिकॉज बहुत अच्छे टूल्स की मैं वेट कर रही थी जो पॉसिबल नहीं हो पाया। इसलिए मैं जैसे पढ़ाती हूँ वैसे ही आपको पढ़ाऊँगी, ओके। तो वैसे ही मैं आपके जितने भी ऑर्गेनल्स बच गए हमारे सेल के, जो भी टॉपिक हमारा बच गया है उसे मैं कवर अप कर दूँगी, डोंट वरी, ओके। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या है, ये हमारा एक वैसा ऑर्गेनल है जो हमारा किस में हेल्प करता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को ATP में तोड़ देता है, जहाँ से हमें एनर्जी मिल जाती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो पता है हम जितना खाना खाते हैं ना, वो खाने से हमें एनर्जी नहीं मिल पाता, मिलता भी तो बहुत कम मिलता। अंडरस्टैंड ना, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, वो हम देखेंगे आगे। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं कि
तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गैस वैक्यूल्स ग्रीन बैक्टीरिया, कहने का मतलब इसमें से आपको करेक्ट देख, मतलब कि इसमें से गलत कौन सा है, सेलेक्ट द मिसमैच, मतलब कौन सा जो सही नहीं लिखा हुआ है। आपको सही नहीं, यहाँ पे गलत ऑप्शन चूज़ करना है और गलत ऑप्शन ही आपका सही होगा बाद में, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन देखिए, नी 2017 में ये क्वेश्चन आया था और ये आया था 16 में। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट रिसेंटली क्वेश्चन ये सारे कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए। खैर, तो गैस वैक्यूल्स जो होता है ये ग्रीन बैक्टीरिया इसको करता है। क्या ये बात सही है? बताइए। पता नहीं क्या होता है। चलिए जानते हैं गैस वैक्यूल्स पहले होता क्या है, फिर हम और ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक है। गैस वैक्यूल्स ये हमारे सेल के अंदर पाया जाता है। क्या ये हमारे सेल में होता है? नहीं, ये होते हैं हमारे बैक्टीरिया के सेल में। बिल्कुल सही लिखा है इसका ऑप्शन। ये ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर हमारे गैस वैक्यूल्स होते हैं। अब ये दिखते कैसे हैं वो भी जान लीजिए। इसका आंसर मिल गया, बल्ले बल्ले। वैसे नहीं करना है, आपको समझना है कि सबका मतलब क्या होता है, ओके। तो बेसिकली गैस वैक्यूल्स क्या होता है? हमारे बैक्टीरिया के अंदर कुछ स्मॉल ऐसे वैक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर गैस भरा होता है। जिसके अंदर क्या भरा? जिसके अंदर बहुत सारे गैस भरे होते हैं, ठीक है। उसे हम गैस वैक्यूल्स कहते हैं। ये गैस वैक्यूल्स होता क्यों है? क्या ये सिर्फ बैक्टीरिया के पास होता है या हमारे पास भी होता है? ये बैक्टीरिया में भी सिर्फ होता है साइनोबैक्टीरिया के पास। बैक्टीरिया में किसके पास होता है? ये होता है हमारे साइनोबैक्टीरिया के पास होता है। ये हमारे साइनोबैक्टीरिया के पास होता है। कौन कौन होता है? वैक्यूल्स होता है। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, अंडरस्टैंड ना। तो ज़रा हमें देखिए ध्यान से कि ये मान लीजिए आपका एक साइनोबैक्टीरिया है, इसके पास बड़े सारे गैस वैक्यूल्स हैं। इसके अंदर गैस फिल क्या होता है? गैस का फंक्शन क्या होता है? गैस का फंक्शन होता है चीज़ों को हल्का कर देना। देखिए, आपने बचपन में कभी बलून उड़ाया है ना। बलून में जब हम गैस फिल करवाते हैं तो कैसे बलून हमारा हल्का हो जाता है ना। वैसे ही क्या होता है कि जिसके अंदर हम गैस फिल करते हैं वो चीज़ें थोड़ी हल्की हो जाती है, मतलब कि ऊपर उठना शुरू कर देती है, ठीक है। पढ़ा होगा अपनी फिजिक्स में ये सारी चीज़ें। तो क्या होता है कि ये हमारा जो बैक्टीरिया है जो कि नीचे कभी हुआ करता था नदी की बिल्कुल बॉटम पे, अब इसमें गैस होने की वजह से ये ऊपर उठने लगा, ऊपर उठ के सरफेस पे आ गया, तो कहने का मतलब है कि ज़मीन से या फिर बहुत बॉटम से सरफेस पे आने का क्या मतलब इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा क्योंकि अगर मान लो साइनोबैक्टीरिया अगर मान लेते पानी के नीचे है, या ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसे कहते हैं, अगर वो पानी के नीचे हैं तो सनलाइट क्या है, प्रॉपर अमाउंट पे नहीं पहुंच पाएगा, मतलब आएगा भी तो यहाँ पे आते आते इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो ऊपर आने से क्या होता है, एक सही अमाउंट में इस पर फोटोसिंथेसिस लग पाता है। क्या होता है? एक सही अमाउंट में इस पर सनलाइट हो पाता है, सनलाइट आ पाता है। और सही अमाउंट में सनलाइट आने से क्या होता है, इसमें अच्छी खासी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये अपना पेपर खुद बना सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में भी टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक में भी टाइप होते हैं। तो ये क्या है, ये आपके ऑटोट्रॉफिक है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। उसके पास क्या होता है, उसके पास गैस वैक्यूल्स होता है। गैस वैक्यूल्स क्या करता है, ये बॉडी को लाइट करता है। बॉडी को लाइट करने से क्या बेनिफिट होता है, तो बॉडी को लाइट करने से ये बेनिफिट होता है कि फोटोसिंथेसिस वो अच्छे से कर पाता है, वो सरफेस पे चला आता है, जिससे अच्छी खासी से फोटोसिंथेसिस हो पाती है। क्लियर ना? चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। अब ये सेंट्रल वैक्यूल्स होता क्या है, देखो क्या ये एनिमल्स है? पहली बात तो ये ऑप्शन सही है। चलिए समझते हैं ये वैक्यूल्स होता क्या है। वैक्यूल्स कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे सेल के अंदर पाया जाता है। इसका फंक्शन होता है चीज़ों को स्टोर करना, ठीक है। वो अच्छी भी हो सकती है, वो ख़राब भी हो सकती है, अंडरस्टैंड ना। तो ये काम उसका होता है। हम एनिमल बॉडी के अंदर एनिमल जितनी भी हमारी एनिमल बॉडी है, सभी प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे सेल भी 2 टाइप्स के होते हैं, यूकैरियोटिक। हमारे यूकैरियोटिक सेल भी जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे प्लांट सेल वाले, एक होते हैं हमारे एनिमल सेल वाले, ठीक है। तो अभी हम एनिमल सेल्स की बात कर रहे हैं। तो एनिमल सेल जो होते हैं उसके अंदर बड़े बहुत ही स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे फूड स्टोर करने का काम नहीं होता है वैक्यूल्स का यहाँ पे कुछ और काम होता है, वो हम पढ़ेंगे फिर कभी, अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारे इस एनिमल सेल्स के पास वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं या फिर किसी के सेल्स में ये एब्सेंट भी होते हैं। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में वैक्यूल्स इतने बड़े होते हैं, नॉट हर सेल में,
ज़्यादातर सेल में इतने बड़े होते हैं कि न्यूक्लियस को धक्का मार के यहाँ पहुँचा देता है। पता है, इमेजिन करो कुछ देर के लिए कि आपको क्लास में एक मोटा सा बच्चा आ गया, ठीक है। जो बच्चे मोटे बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है, ये बात बिल्कुल काल्पनिक है, ये बात सिर्फ एग्जाम्पल समझने के लिए, कोई इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। अगर मानते हैं तो बेटा माफ़ कर देना, ठीक है, लेकिन समझ लो ऐसे मज़ा आएगा, सुनने में बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा खुद का मजाक भी उड़ा लेते हैं, उससे कोई लॉस नहीं होता, इससे बेनिफिट ही होता है, खुद पे भी हमें हंसना चाहिए। ओके, चलिए, तो मान लेते हैं क्लास में एक मोटू सा बच्चा आता है, ठीक है, और एक पतलू से बच्चा को धक्का मार के कैसे गिरा देता है, हटो यहाँ पे हम बैठेंगे, ऐसा करते हैं ना, वैसे इसको बड़ा सा वैक्यूल जो होता है छोटे से न्यूक्लियस को धक्का मार के साइड में कर देता है। बताओ, ऐसा करता है प्लांट सेल वैक्यूल्स। तो बताओ इतना बड़ा वैक्यूल्स होता है जो प्लांट का 80 to 90% पार्ट जो होता है प्लांट के सेल का, नॉट प्लांट के सेल का वो कवर कर लेता है। मतलब एक सेल का 90% पार्ट सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल्स है। समझ रहे हो कितना बड़ा ये जगह कवर कर रहा है, ठीक है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। लेकिन कहाँ होता है ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स? ये हमारे प्लांट में होता है, एनिमल में ये नहीं होता है। तो अब बताइए क्या ये गलत दिया है? ऑफ कोर्स ये गलत दिया है। तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि किसने करा है मिसमैच, मतलब कि गलत आंसर। बताओ कौन है इसमें? तो गलत कौन है? बी गलत है, ठीक है। अब सी की बात करते हैं। सी में लिखा हुआ है प्रोटिस्ट इज इक्वल टू यूकैरियोट। क्या प्रोटिस्ट हमारा यूकैरियोट होता है? ऑफ कोर्स जितनी प्रोटिस्टेंट्स होते हैं वो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं। अब प्रोटिस्टेंट क्या होते हैं नहीं पता, तो डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी क्या होते हैं प्रोटिस्टेंट। इतना मान लीजिए, बैक्टीरिया के बाद जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आया था वो हमारा प्रोटिस्टा था। बिकॉज प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? प्रोटिस्टा हमारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोटिक, ठीक है, एक सेल वाला। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, एक सेल वाला, ठीक है। अब इसके बारे में आगे हम बाद में देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। मीथेनोजिन्स फिर क्या है? हमारे बैक्टीरिया फिर दो तरह के होते हैं। बैक्टीरिया कितनी बात हो रही है? हाँ, बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में से खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी आप देख रहे हो सिर्फ बैक्टीरिया पे क्वेश्चन पूछ लिया, ये देखो। चलो अब बात करते हैं। बैक्टीरिया जो होता है हमारा फिर दो तरह का होता है। एक वो बैक्टीरिया जो हमारे प्रिमिटिव होता है, उसको बोलते हैं आर्के बैक्टीरिया। एक होते हैं मॉडर्न वाले बैक्टीरिया। जो हमारे आर्के बैक्टीरिया होते हैं उसमें भी एक टाइप आता है मीथेनोजिन्स, ठीक है। मीथेनोजिन्स बैक्टीरिया के जो होता है वो क्या, वो प्रोकैरियोट से ऑफकोर्स, क्योंकि बैक्टीरिया का टाइप है हमारा मीथेनोजिन एक तरह का बैक्टीरिया होता है। और प्रोकैरियोट क्या है? प्रोकैरियोट जो होता है ये बैक्टीरिया का फीचर है। मतलब कि प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब वैसे सेल जिसके पास क्या हो, जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बेसिकली प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या बैक्टीरिया के पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस था? हाँ, उसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, लेकिन उसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं था। मतलब कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं थे, सेल मेम्ब्रेन थे, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं थे। अंडरस्टैंड ना? क्लियर ना? बड़ा मेहनत लगता है पढ़ाने में, पता है आप लोग को? आप लोग पढ़ते नहीं, बताओ। चलो अब जरा बात किया हमने क्या किया, अभी देखा हमने कि हमारे प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो मीथेनोजिन्स होते हैं। बिल्कुल ये सही आंसर है, ओके। मीथेनोजिन्स इज द प्रोकैरियोट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा बी, जो मैं कह चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ज़रा सा। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से आपको बताना गलत कौन सा, यू हैव टू से विच इज़ द रॉन्ग आंसर। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। 3 में लिखा हुआ इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, मतलब इसमें से गलत जवाब कौन सा है। तो पहले मैं लाइन पढ़ती हूँ। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है? तो ज़रा मैं बता दूँ कि हमारे पास 3 तरह के ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके पास सेल वॉल होते हैं। एक तो हमारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होते हैं, नंबर 1। दूसरा हमारे प्लांट्स के पास सेल वॉल होते हैं, नंबर 2। तीसरा हमारे फंजाई के पास सेल वॉल होते हैं। तो सेल वॉल किसके पास होते हैं? बैक्टीरिया के पास, प्लांट्स के पास और फंजाई के पास। ये पूछ रहा है बैक्टीरिया का सेल वॉल, क्या बैक्टीरिया का सेल वॉल बहुत सारे पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बना होता है? उसका आंसर ये होगा, बिल्कुल सही। हमारे बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, प्लांट का बना होता है सेलुलोज का,
फंगस का बना होता है काइटिन का। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट बात सब कह रहे हैं, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ये निचोड़ याद होता है आदमी को, वो आपको बस सिंपली बता दे रही है MCQ में। अगर आप ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा तब भी आप इसको सुनोगे तो समझ में आएगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझ में आएगा। अगर चैप्टर पढ़ा तब तो फिर बल्ले बल्ले होगा। तो मैम सब पता है मैम, पूछिए क्या पूछना आपको, फिर ऐसे कहोगे, लेकिन फिलहाल सुन लो, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे तो हमने पहला देख लिया कि भाई सही बात कर रहा है तो मतलब ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि गलत देखना है, गलत कौन है ये देखना है। दूसरा ये है कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा हमारा ये है कि पिलाई एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। क्या जानते हैं पहले पिलाई होता क्या है? कह रहा है पिलाई फिब्रिया जो होता है बैक्टीरिया को मूव करने में काम आता है, मतलब मोटिलिटी मतलब होता है घूमना, मूव करना, ठीक है। तो क्या ये मूव करने में हेल्प करता है? पर जानिए पिलाई होता है क्या। हमारी जो बैक्टीरिया होती है, आपने बुक में एक बड़ा कॉमन सा बैक्टीरिया का फ़ोटो देखा होगा। क्या फ़ोटो देखा होगा कि बैक्टीरिया के पूरे बॉडी पे ऐसे लंबे 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 क्या होता है, रॉड की तरह स्ट्रक्चर बने होते हैं। भाई ये रॉड होता क्या है भाई? ये रॉड पिलाई होता है। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं पिलाई, 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 ठीक है, पिलाई कहते हैं। सॉरी एक ही एल होता है, 2 एल लिख दिया, ठीक है। क्या होता है इसमें? एक ही मतलब पिलाई होता है, बहुत सारे पिलाई होते हैं। तो कहने को ये पिलाई करता क्या है भाई? तुम हो किस लिए, तुम करते क्या हो? तो क्या बोलते हैं मैं 2 काम कर सकता हूँ, आई कैन डू 2 वर्क। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ क्या क्या कर सकते हो, तो बोलते हैं मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, जो कि नहीं हो पाता फिर भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एक पढ़ाई कर सकता हूँ, दूसरा क्या कर सकते हो? दूसरा मैं गेम खेल सकता हूँ, PUBG खेल सकता हूँ, ठीक है, बदमाशी कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। ये बेचारा 2 ही काम कर पाता है। क्या करता है? एक पहला काम होता है चीज़ों से अटैचमेंट करना। जैसे कि मान लेते हैं आपके हाथ में कोई आप कहीं भी गिर रहे हो, तो गिरते ही क्या आपने कुछ पकड़ लिया तो बच गए, इसके पास तो कुछ है नहीं, तो इसके पास पिलाई जो होता है ये सरफेस से खुद को अटैच कर लेता है ताकि ये बेचारा गिरे नहीं, ये बच जाए अगर कुछ इसके साथ भी ऐसा कुछ हादसा हो तो, ठीक है। तो बेसिकली पिलाई पहली बात अटैचमेंट में हेल्प करता है। फिम्बरे क्या होता है? ऐसे ही फिम्बरे क्या होता है? फिम्बरे भी हमारा बेसिकली फिम्बरे भी हमारा क्या होता है? वो भी हमारा अटैचमेंट में हेल्प करता है। मैंने कहा था पिलाई का 2 काम होता है, एक होता है अटैचमेंट का, दूसरा काम क्या होता है? तो पिलाई का जो सेकंड काम होता है वो फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है? मैं कॉन्जुगेशन का आई थिंक वीडियो है, आप सेल चैप्टर के 3 लेक्चर्स दिए हुए हैं, 3 आई थिंक 4 लेक्चर होंगे। एक इंट्रोडक्शन है, दूसरे वाले में साइनोबैक्टीरिया के सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में है, प्रोकैरियोट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब देख रहे हो प्रोकैरियोट्स से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो याद से आप वो लेक्चर देख लीजिए, नहीं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में मैं कहीं भी मैं इसकी वीडियोस डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको तब भी नहीं मिलता है तो आप बेसिकली इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, बैक्टीरिया देखिए, सेल देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेल का सेकेंड लेक्चर 2 में आई थिंक वो वाला होगा। तो जितनी भी सेल के लेक्चर सबको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक आध लेक्चर जो है मैं वो बस डालने वाली हूँ, वो सब में मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है लेक्चर 2 में सेल के, तो ध्यान से वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा क्या होता है कॉन्जुगेशन। दूसरी बात करते हैं, साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स। क्या साइनोबैक्टीरिया के पास सेल में फ्लैजिला नहीं होता है? साइनोबैक्टीरिया पहली बात तो वो खुद ही एक सेल का बना होता है, तो क्या फ्लैजिला उसके पास होगा? नहीं, उसका फ्लैजिला नहीं होता है। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम भी होता है। क्या उसमें से कोई नाम बता सकते हैं? बताइए तो, क्या नाम होता है उसका? जस्ट कहा है अभी मैंने, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर डी पे क्या है? माइकोप्लाज्मा इज़ अ वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होते हैं? उसके पास वॉल नहीं होते हैं? तो नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा के पास कोई वॉल नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा क्या है? ये भी हमारा एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के बारे में नहीं, इसके बारे में लेक्चर्स में नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में मैं डाल दूँगी आपको, ठीक है। बस ये डाइवर्सिटी में पढ़ना होता है, डाइवर्सिटी में भी माइकोप्लाज्मा के बारे में PPLO प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा ना, ये सब वो बेसिकली माइकोप्लाज्मा ही है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा रॉन्ग कौन? इसमें से कि पिलाई फिम्बरे कह रहा है कि तो मूव करने में हेल्प करता है, गलत बात कह रहा है। बल्कि पिलाई फिम्बरे जो होता है वो चीज़ों को चिपकने में, अटैच करने में हेल्प करता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी आंसर हो गया, ओके।
ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे हमारा क्वेश्चन जो आ गया लिखा हुआ है अ सेल ऑर्गेनल कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। पहले जान लो सेल ऑर्गेनल होता क्या है, पता नहीं क्या होता है सेल ऑर्गेनल। हमारे बॉडी के पास ये हमारा चिंटू है, बताओ चिंटू, चिंटू को बहुत पसंद करते हो आप सब, नहीं? अरे चिंटू तो बहुत छोटू बन गया, मैं यहाँ बनाती चिंटू, देखो ध्यान से देखो, हमारे चिंटू भैया आ रहे हैं। चिंटू जी कैसे हो? ओके ठीक है, ये हमारा चिंटू है, ठीक है। तो जो हमारा चिंटू है, पूछेंगे भाई चिंटू जो है कि चिंटू के पास बड़े सारे बड़े सारे नहीं, 2 ही किडनी है, किडनी होगा, ठीक, इसके पास हार्ट होगा, इसके पास लीवर होगा, इसके पास बड़े सारे ऑर्गन्स होंगे ना ऑर्गन। वैसे ही हमारे सेल के पास भी अपने बड़े सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। सेल है चिंटू का ऑर्गन, चिंटूज ऑर्गन। सेल का स्मॉल ऑर्गन क्या होगा, सेल ऑर्गेनल, समझ में आया? तो सेल के ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम, सेल ऑर्गेनल कहते हैं। सेल का ऑर्गन कहने का मीन्स क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ईआर, गोल्गी बॉडी, ये सब क्या है हमारे सेल के ऑर्गेनल हैं, ठीक है। तो इसमें से ऐसे कौन सा ऑर्गेनल है जिसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मीन्स कि वैसे एंजाइम जो पानी ला के तोड़ता हो, मतलब जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो मतलब जो पड़ते ही चीज़ें गल जाए, सड़ जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे घर में आपके एसिड होता है ना, तो ना घर में नहीं, आप कहीं एक शॉप से एसिड लेकर के आओ। एसिड सिर्फ किसी की फेंकना उतना नहीं है भाई, कोई कांड वांड नहीं करना है, क्या करना है, एसिड लाओ, उसको थोड़ा सा कहीं पर डाल के देखो वहाँ पे एरिया थोड़ा गल जाएगा। बॉडी पे नहीं, किसी पक्के पे डालो, अपने भी पक्के पे नहीं, क्या बोले हम, रोड पे जाओ, पक्के पे देखो, थोड़ा गलेगा, वहाँ पे थोड़ा हल्का सा खदकने लगेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास बेसिकली क्या होता है, ऐसे एंजाइम होते हैं चीज़ों को गला देता है। वैसे हमारे सेल के पास भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो हमारा सेल ऑर्गेनल बूढ़ा हो गया, किसी काम का नहीं, तो उसको जाके मार देता है। ये हमारा कोई सेल का ही अपना पार्ट खराब हो गया तो उसको मार देता है, बाहर से बैक्टीरिया वायरस आ गया तो उसको मार देता है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बड़ा अच्छा एसिड है, जो भी दिखा बेकार है, किसी काम का नहीं, गए उस पर डाले एसिड, वो मर गया, ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारा एक ही ऑर्गेनल होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है, लाइसोसोम जो होता है, सॉरी राइबोसोम नहीं, लाइसोसोम जो होता है, इसके पास यहाँ पे पूरे में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बड़ा होता है। मान लेते हैं यहाँ पे एक बैक्टीरिया आ गया, यहाँ पे एक बैक्टीरिया आ गया। जैसे ये बैक्टीरिया आया, यहाँ पे फट गया, फटने के बाद क्या हो गया, मतलब कि ये बेचारा बैक्टीरिया मर गया, समझ में आया। तो उसके पास होते हैं, लाइसोजाइम के पास होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन बनाता है। अच्छा, माइक्रोसोम क्या होता है, मेसोसोम क्या होता है, बताती हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ अभी तो बताना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एक एमसीक्यू में कितनी है, एक टॉपिक की बात करेंगे। जो भी आपको लगता है कि आपको बताना इंपॉर्टेंट है, वो मैं उसके लेक्चर्स में खुद बता दूँगी आपको। और आप भी कोई टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हो मुझसे, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चैप्टर का, उस टॉपिक के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कर दो, कह दो कि मैम इसका एक वीडियो बना दीजिए, मैं वीडियो बना दूँगी, डोंट वरी, मैं बना दूँगी, ठीक है। तो आप कमेंट कर लीजिएगा, ओके। तो कहने का मतलब है कि माइक्रोसोम एक स्मॉल और पैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे सेल्स में पाए जाते हैं, बहुत सारे चीज़ों को स्टोर करने का काम करता है, बट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। मेसोसोम क्या होता है, मेसोसोम जो होता है, ये हमारे बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन ही की स्ट्रेचिंग होती है, जो स्ट्रेच होकर के नीचे चिपक जाता है, और फाइनली हमारा जो बैक्टीरिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बेसिकली ये बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फ्यूजन में हेल्प करता है। एक हमारा बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन होती है, तो बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन नीचे आकर चिपक जाता है। चिपकते ही क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया ऐसा बन जाता है, मतलब इसके अंदर में 2 पार्ट टूट जाते हैं। अब बाद में फिर दीवार भी अलग अलग हो जाता है, तो क्या होता है, हमारा 2 बैक्टीरिया बन के तैयार। किसके वजह से, सिर्फ मेसोसोम के वजह से। तो मेसोसोम हमारा बैक्टीरिया का एक सेल ऑर्गेनल है, और मेसोसोम के बारे में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आप जाइए और फिर से प्रोकैरियोट सेल्स का लेक्चर देख लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में ये पूछ रहा है कि इसमें से क्या है, क्या बात सही है, क्या गलत है, बताइए ज़रा, मैच कीजिए। तो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, क्या ये दोनों सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है? पहले समझो इसका मतलब क्या होता है, अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो समझो क्या होता है। सेमी ऑटोनॉमस मतलब होता है कि आधा ये खुद का मालिक है,
जैसे कि आपको बात करो, अब आधे खुद के मालिक हो ना, मतलब कि तो अपने से कहीं कहीं घूमने चले जाते हो, ठीक है, अपने से बड़े सारा काम, तो आधे खुद के मालिक हो, लेकिन अभी कंप्लीटली नहीं हो। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, आपकी शादी वादी हो जाएगी, तो आप आधे खुद के मालिक हो जाएंगे, और बचा हुआ आधा, बचे हुए आधे में आपकी वाइफ चली आएगी, या फिर अब लड़की तो उसके हस्बैंड चले आएंगे, ठीक है, उसके पेरेंट्स चले, तो आधे मालिक और सब होते हैं, आधे मालिक हम खुद के खुद ही होते हैं, ठीक है, ये बात पता है हमें। तो वैसे ये ऐसा ऑर्गेनल है जिसको जो जितनी भी हमारे सेल है ना, हमारी जितनी भी सेल है ना, सेल के पास होता है न्यूक्लियस, ज़्यादातर न्यूक्लियस का काम ये होता है कि जितनी भी ऑर्गेनल है उसे कंट्रोल करना, उसको बोलना। इस पापा कैसे बोलते हैं, यही बेटा फिर गए हो तो 1 घंटा में चले आना, 1 घंटा में नहीं आए तो फिर समझ लेना तुम्हारा क्या होगा। मम्मी भी ऐसे बोलती हैं, 1 घंटा होते ही वो कॉल पे कॉल शुरू कर देती, कहाँ हो पूछती है ना, मतलब वो कंट्रोल करती देखा जाए घुमा फिरा के, आपके देखती हैं कि वो आप क्या कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ाई के बहाने घूम रहे हो, यहाँ वहाँ जा रहे हो, तो अच्छी बात तो है नहीं ये सब चीज़। तो इसीलिए वो आपका ख्याल रखती हैं, आप पे नज़र रखती हैं देखा जाए तो, ठीक है, तो कंट्रोल करती हैं। तो वैसे हमारे सेल में जितने भी ऑर्गेनल है सबको हमारा न्यूक्लियस जो है देता है, और रह जाओ प्रोटीन बनाओ ऐसे बोलता है, तो फिर हमारा बेचारा राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वैसे सबको ये ऑर्डर देता है। तो वैसे ही क्या होता है, वैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया को भी हमारा न्यूक्लियस जो है वैसे माइटोकॉन्ड्रिया को भी देता है ऑर्डर, चलो डिवाइड करो। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने बहुत हद तक बात मानता है, अब वो बताया तुम्हारा बात नहीं, खुद करेंगे अपना, ठीक है। होता है ना, बच्चे बड़े होते हैं फिर मम्मी पापा के बात थोड़ा सा कम मानते हैं, मम्मी बोलते जाओ 1 गिलास पानी लेकर जाओ, तो मम्मी मन नहीं कर रहा, छोड़ जाने दो, मतलब हम उनकी बात को ख़त्म कर दिए। वैसे ही क्या करता है, बहुत सारा काम ये खुद अपनी मर्ज़ी से कर लेता है, ठीक है। तो क्या करता है, तो इसका मतलब है कि वैसे सेल ऑर्गेनल जो अपना आधा काम या बहुत सारा काम खुद से करें, वो न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट ना रहें, खुद पे डिपेंडेंट रहे बहुत काम के लिए। तो ऐसे हमारे पास 2 ही ऑर्गेनल है, वो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और हमारे क्लोरोप्लास्ट। तो एकदम इसको कॉपी में एकदम गांठ बांध के लिख लो, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस क्या आते हैं, आ चुके हैं, देख रहे हैं आप, लास्ट ईयर क्वेश्चन ही तो बना रहे हैं, तो अब क्या बोलना कि क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन तो आए हुए, तो सामने में दिख रहा है आपके, ठीक है, तो दिख रहा है क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, दिख रहा है, बना भी रहे हो, तो उसको लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट आर द सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। हम माइटोकॉन्ड्रिया बचा वैसे पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे अच्छे से बता ही देंगे। खैर, तो बात करते हैं, पहला लाइन बिल्कुल सही कह रहा है, फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल एंड दे कंटेन DNA बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। ओके, देखो क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑर्गेनल, ठीक है, मतलब कि जिससे पहले ऑर्गेनल है उससे बनेगा, ठीक है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद को चाहे तो डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। एक माइटोकॉन्ड्रिया चाहे तो ये अपने आप को 2 माइटोकॉन्ड्रिया में बिना न्यूक्लियस की इजाज़त लिए, बिना न्यूक्लियस के हेल्प से ये खुद को डिवाइड कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया। या तभी तो बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस, आधा काम खुद से कर रहा है, हर चीज़ के लिए मम्मी नहीं कर रहा, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, अपना आधा काम खुद से कर लेता है, ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस। और फिर कह रहा है दे कंटेन DNA, ऑफकोर्स उसके पास DNA होता है इसलिए वो डिवाइड भी कर पाता है, बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, पर उसके पास प्रोटीन बनाने वाले मशीन्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। गलत कैसे हैं, बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन बनाता है, जिसके पास तो प्रोटीन बनाने की मशीन खुद का है ही, तो ये क्यों न्यूक्लियस को बोलेगा कि भैया मेरे को थोड़ा सा प्रोटीन देना, ऐसा क्यों बोलेगा? इसके पास तो खुद का ही फैक्ट्री है, अपने ही फैक्ट्री में प्रोटीन बनाएगा, खाएगा और खुश रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब कि इसका ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। अब बताओ ज़रा इसका कौन सा सही होगा, A B C D क्या सही होगा? तो इसका बताइए, A इज़ ट्रू, B इज़ फॉल्स, A इज़ ट्रू, B इज़ फॉल्स। तो हमारा A तो सही मिल गया, A तो आंसर मिल गया हमारा। B की बात करते हैं, बोथ A एंड B इज़ फॉल्स, बिल्कुल भी नहीं, एक तो सही है ना। A B आर करेक्ट, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन सही है। और A B इज़ ट्रू बट A इज़ फॉल्स, ये भी गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा A होगा। अंडरस्टैंड? चलिए, जिससे भी जो समझ में नहीं है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के टॉपिक जो है हमने
बहुत से टॉपिक को हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन मैं और सब में क्या बोलूँ आपको, लेकिन मैं और सब की तरह, या फिर बोल सकते हो मैं जनरली मैं ABCD में नहीं बता रही हूँ, मैं हर टॉपिक को एक्चुअली मैं समझा रही हूँ देखा जाए तो। तो अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़े हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस का, थोड़ा सा कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए। माइक्रोट्यूब्यूल आर कंस्टिट्यूट ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल बना होता है, किसका बना होता है भाई ये, सॉरी ये बोल रहा था कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, मतलब किसको ये बनाता है, मतलब बना नहीं होता, किसको ये बनाता है। तुम किसको बनाते हो, ज़रा उससे पूछेंगे। तो इसका आंसर बेसिकली कौन सा होगा, इसका आंसर होगा डी। लेकिन डी हम कैसे बोलेंगे, बिकॉज हम ABCD तो करना नहीं, पढ़ना है। सिविली बात में माइक्रोट्यूब्यूल होता क्या है, बेसिकली हमारे सेल में क्या होती है, एक ऑर्गेनल होते हैं, उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। क्या बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। रुको बताती हूँ ये होता कैसा है, रुको, ठीक है, ज़रा बताऊँ ये होता कैसा है। साइटोस्केलेटन हमारी एक सेल है, इस सेल में क्या होते हैं बड़े सारे ऑर्गेनल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इसके अलावा हमारे ER, ठीक है, गोल्जी बॉडी, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, मतलब बड़े सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सेल ऑर्गेनल समझते हो, इसके पास तो कोई हड्डी है नहीं, तो ऐसा नहीं लगता होगा ये पचक के यहाँ से यहाँ चला आता होगा, ये यहाँ से यहाँ चला आता होगा, मतलब समझ रहे हो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो यहाँ पे हुआ करता था या फिर यहाँ पे हुआ करता है, 5 मिनट के बाद क्या देखेंगे, ससर के यहाँ पे आ गया है। ये तो बहुत अजीब हो जाएगा ना, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों नहीं माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से सर के यहाँ चला आता है, ये क्यों अपनी जगह पे स्टेबल रहता है। कभी जानो ये बात, जानने की कोशिश की हो, तो ये हो पाता है सिर्फ और सिर्फ हमारी किसकी वजह से, ये हो पाता है हमारे साइटोस्केलेटल, सॉरी गलत हो गया, क्या होगा, साइटोस्केलेटल होगा, ठीक है। तो ये होता है साइटोस्केलेटल। साइटोस्केलेटल क्या, जैसे कैसे बॉडी में हमारे स्केलेटल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं हमारे सेल्स के पास भी बोन्स होते हैं, नहीं बोन्स नहीं होते, बट हमारे बोन की तरफ सपोर्ट देने के लिए कोई होता है। कौन होता है ज़रा देखना है, अगर जानते हो ये क्या होता है तो अच्छी बात है, नहीं आए तो समझ लो। हमारी जो सेल्स होती है उस सेल्स के पास में ऐसे बड़े सारे, मैं कलर चेंज कर लूँ, कब से एक ही कलर से हम पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, कौन सा कलर चाहिए ये मिठाऊँ, चलो। इसके पास बड़े सारे से रॉड के लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इससे बड़े सारे रॉड की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या, इसका फंक्शन ये होता है कि सेल के शेप को, साइज़ को मेंटेन करना, सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल है उसको अपनी जगह में बना के रखना, वो यहाँ वहाँ चला ना जाए, तो ये सब काम करता है कौन, हमारा साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ज़रा हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर माइक्रोट्यूब्यूल की बात थी, हाँ। तो हम ये कह रहे थे साइटोस्केलेटन जो होता है हमारा, ठीक है, उसके पास 3 तरह के क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक का नाम होता है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड द इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड द इंटरमीडिएट फिलामेंट। उसमें सबसे नंबर होता है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं एक तरह का ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि हम अंदर से हॉलो होता है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। कौन, हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल है। ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ये हमारा स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करता है, सेन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है और सिलिया बनाने में हेल्प करता है। अब वो स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर देखो क्या होता है, इधर समझो, सब समझ ही लो तुम लोग आज, ठीक है। देखो इधर, तुम लोग ना मेरे को थका देते हो, ऑनेस्टली कह रही हूँ, ठीक। चलो, ये हमारा एक सेल है, ठीक है। जब हमारा सेल, एक सेल में बैठे बैठे बोर हो गए, क्या करे बैठे बैठे, दुनिया में कोई काम ही नहीं, क्यों ना बैठे बैठे अपनी तादाद को बढ़ा लिया जाए, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, 1 सेल 2 सेल बन जाता है। जब ये 1 सेल 2 सेल बनता है, बोल तो दिया बड़ी आसानी से कि बोर हो गया तो अपने खुद को डिवाइड कर दिया, बट तो पता है डिवाइड करने में कितना सारा काम करना पड़ेगा, समझते हो। शादी करने में कितना खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है ना, वैसे सेल्स को डिवाइड करने में बड़ा खर्चा होता है, बड़ा टेंशन, बड़ा काम करना पड़ता है। इसलिए डिवाइड करते क्या करते हैं पता है, अपने क्रोमोसोम्स को ऐसे अपने क्रोमोसोम को, एक मिनट, ऐसे अपने क्रोमोसोम को एक लाइन में डाल देता है, ठीक है, डाल देता है क्रोमोसोम को एक प्लेट में डाल दिया क्रोमोसोम को।
एक में डालने के बाद क्या होता है, चाहता है क्रोमोसोम को आधा आधा बांट ले। क्यों? बिकॉज सेल डिवाइड करेंगे, दोनों में क्रोमोसोम इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों में क्रोमोसोम इक्वल नहीं गए तो पता है क्या होगा, बच्चे जो सेल बना है ये एबनॉर्मल सेल बन जाएगा, मतलब बेकार सेल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक सेंट्रियोल होता है, जब सेल डिवाइड करता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे सेंट्रियोल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे सेंट्रियोल होता है, यहाँ पे से एक धागा निकलता है, यहाँ पे से एक धागा निकलता है। उस धागा को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं? धागा को बोलते हैं हम स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं इसको? हम स्पिंडल फाइबर। इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। इसका काम ये होता है कि क्रोमोसोम को 20 से बराबर इक्वल पार्ट में तोड़ दे। 20 से बराबर ये इक्वल पार्ट में इसको ऐसे यहाँ से तोड़ दे। यहाँ से आधा क्रोमोसोम यहाँ चला जाए और आधा क्रोमोसोम यहाँ चला जाए, तो इसीलिए बेचारा इतना मेहनत करता है। तो ये जो हमारा यहाँ बीच में ये लंबा जो फाइबर था, जिसको मैंने स्पिंडल फाइबर कहा है, ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। अंडरस्टैंड? तो ये बना होता है हमारे नेट। थोड़ा और जूम कर दें, बढ़िया है ना आपको? ठीक है, तो ये जो हमारा इसका जो हमारा ऑप्शन डी था, स्पिंडल फाइबर होगा। सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल भी देखा आपने, उसमें भी ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, स्पिंडल फाइबर में भी होता है और सीलिया में भी होता है। सीलिया तो पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, देखा है ना? जैसे पारामीशियम में ऐसे बड़े सारे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। पारामीशियम याद करो, पढ़ा होगा आपने 9, 10 सब में। 9th में तो दिया होता है पारामीशियम के बारे में। इससे पहले एक ऑर्गेनिज्म में, इससे पहले भी चैप्टर में 8th में 7th में सब में पारामीशियम का फोटो बनाया ही होता है और 11th में भी रहता है। खैर, तो पारामीशियम जो होता है उसकी बॉडी पे बड़े सारे सीलिया लगे होते हैं। सीलिया जो होता है ये ऑर्गेनिज्म को लोकोमोशन करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वो भी हमारे माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। इसका ऑप्शन होगा हमारा डी। ठीक है, और जो आपका सबको आपको डिटरमिन करवाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए हम ज़रा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन इज़ इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। इसमें से कौन से और से ऑर्गेनल है जो एक मेम्ब्रेन से लाइन किए हैं, ज़रा बताइए कौन से होते हैं। तो देखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कह रहा है कि कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। तो ज़रा जान ले कि सिंगल मेम्ब्रेन किसी के पास होते हैं, किसी के पास उससे ज़्यादा भी होते हैं, किसी के पास कम भी होते हैं। ये सवाल क्यों पूछ लिया ये? चलो इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। पीछे आएँ, चलो हर बार की तरह इस बार भी लेते हैं अपना ब्यूटीफुल सा स्काई पेज। चलिए इस पर ज़रा हम देखते हैं कि हमारे सेल ऑर्गेनल क्या क्या पास मेम्ब्रेन कितने होते हैं। तो हमारे सेल ऑर्गेनल जो होते हैं बेसिकली 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। 3 तरह के फिर से होते हैं, मतलब 3 तरह से वो अरेंज होते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें तो कोई याद करने का तरीका बड़ा आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, एक होते हैं डबल मेम्ब्रेन वाले, मतलब कि उनको 2 कपड़ा पहनने का शौक़ होता है। ठीक है, उन लोगों को बहुत शर्म लगता है। एक होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन वाले, उनको ना बड़ा गर्मी लगता है तो वो एक ही ड्रेस पहन के घूमते हैं। ठीक है, एक होता है मेम्ब्रेनलेस, मतलब बेशरम एकदम। ठीक है, एकदम। एक होते हैं हमारे मेम्ब्रेनलेस, वो ड्रेस पहनते ही नहीं, बोलते मुझे क्या ड्रेस पहनना है, भगवान ने ऐसे बनाया है वैसे ही ठीक है। ठीक है, तो 3 तरह के हमारे सेल ऑर्गेनल होते हैं। एक होते 2 मेम्ब्रेन वाले, एक होते 1 मेम्ब्रेन वाले, एक के पास तो कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। ठीक है, वैसा वाला। तो ऐसा होता है। तो मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन वाले, पता है देखो, मेम्ब्रेनलेस वाले एक ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और डबल मेम्ब्रेन वाले 3 एग्जाम्पल हैं, बाकी सारा होता है सिंगल। तो एक काम करते हैं, डबल के बारे में याद कर लेंगे और इसके बारे में याद कर लेंगे, तो सिंगल बच गया ना, सारा का सारा सिंगल हो जाएगा फिर। ठीक है, मतलब शादी मान लो सिर्फ 2 का हुआ। ठीक है, और एक बेचारा कुंवारा है, तो कुंवारा तो ये हो ही गया, इसके बारे में क्या करें, एग्जाम्पल ख़राब हो गया, फिर से बोलते हैं वही वाला। ठीक है, इसने 2 कपड़ा पहने हुआ था। ठीक है, और इसने कपड़ा पहना ही नहीं है। तो कुछ लोग, 3 लोग हैं जो 2 कपड़ा पहने हुए हैं, एक है जो कपड़ा पहना ही नहीं है, और मतलब जितने भी लोग हैं वो सब एक ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लो। सिंगल मेम्ब्रेन वाले बहुत सारे होते हैं। तो मैं डबल मेम्ब्रेन वाले एग्जांपल पता है क्या होता है? उसका एग्जांपल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये बेसिकली ऐसे नहीं होता है। रुको फिर से बनाती हूँ मैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, दिख रहा है, एक ये मेम्ब्रेन, एक ये मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, तो हो गया डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। कौन सा होता है? एग्जाम्पल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, दिख रहा है, ये क्या है? ये ग्रेना है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, एक ये ऑर्गेनल होता है, सॉरी एक ये मेम्ब्रेन होता है, एक ये मेम्ब्रेन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट की भी क्या है? 2 मेम्ब्रेन है। तो क्लोरोप्लास्ट भी हमारा हो गया
डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। ठीक है, लास्ट न्यूक्लियस की बात करें। न्यूक्लियस भी जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो भी हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस भी हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन वाले एग्जांपल कौन है गए, पहला वाला हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड, और तीसरा हो गया हमारा न्यूक्लियस। तो 3 होते हैं डबल मेम्ब्रेन वाले। ठीक है, सिंगल वाले कितने होते हैं, सिंगल वाले की पहले याद कर लो तो मेम्ब्रेनलेस, ये कहा था ना हमने, कौन है बेशरम, कपड़ा कौन नहीं पहनता है, तो राइबोसोम बड़ा बेशरम है। ठीक है, इट्स ए वेरी शेमलेस। तो राइबोसोम जो होता है वो क्या है, वो हमारा मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल है। और इन सब के अलावा जितने भी ऑर्गेनल हैं वो कैसे, राइबोसोम क्या है, मेम्ब्रेनलेस, और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और हमारे न्यूक्लियस, ये तीनों हमारे डबल मेम्ब्रेन वाले थे। और इसके अलावा जितने भी हैं, चाहे वो वैक्यूल्स हो, लाइसोसोम हो, गोल्जी एपरेटस हो, ईआर हो, जितने भी हो, वो सब होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन वाले। तो अब ज़रा बात करते हैं और हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं। ठीक है, अब ज़रा अपने हम ऑप्शंस पे आते हैं। भाई हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 7 ना, वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कौन है सिंगल मेम्ब्रेन वाले, तो माइटोकॉन्ड्रिया याद करो। चलो, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हमारे थे डबल मेम्ब्रेन वाले, एक मिनट, क्लोरोप्लास्ट थे हमारे डबल मेम्ब्रेन वाले, माइटोकॉन्ड्रिया थे हमारे डबल मेम्ब्रेन वाले, न्यूक्लियस भी थे हमारे डबल मेम्ब्रेन वाले, सिंगल बेचारा कुंवारा कौन बच गया, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या है, ये हमारा सही आंसर है, ये हमारे क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन के ऑर्गेनल, बाकी ये सब हमारे हैं डबल वाले। क्लियर है ना, समझ में आया ना, चलिए याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन आते हैं, इतनी इजी से क्वेश्चन भी आते हैं। अब मैंने तो याद भी करवा दिया, आपको तो मेहनत भी नहीं करना है, आपको तो मेहनत भी नहीं करना है, अंडरस्टैंड ना। तो डबल सिंगल याद कर लो, डबल और मेम्ब्रेनलेस याद कर लो, डबल वाले मेम्ब्रेनलेस याद कर लो, बाकी सब सिंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा पार्टी ज़रा आगे देखिए, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ सामने लिए, चलिए पढ़। तो चलिए हम देखते हैं ज़रा सा क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, बड़ा ये तो बोल रहा है। तो चलिए बेटा जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये कह रहा है कि कॉलम 1 और कॉलम बी, इसमें देखना है, इसमें सही जुड़ा लगाना है, सही आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन किसके साथ जाएगा। ठीक है, चलिए आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं इसे। पहले में लिखा हुआ है थाइलेक्वाइड, दूसरे में लिखा हुआ है क्रिस्टे, तीसरे में सिस्टर्ने और लास्ट में क्रोमैटिन। थाइलेक्वाइड बेसिकली होता क्या है, थाइलेक्वाइड जो होता है ये हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर या प्लास्टिड के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट इज अ मोर करेक्ट आंसर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, ऐसे 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 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम थाइलेक्वाइड, उसे हम थाइलेक्वाइड कहते हैं। ये हमारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब कि सनलाइट कैप्चर करने में, सनलाइट को ट्रैप करने में थाइलेक्वाइड जो हेल्प करता है। सिस्टर्ने की बात करते हैं, सिस्टर्ने कुछ नहीं, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ दिन पहले पढ़ा था, ऐसे ऐसे फोल्डिंग है, फोल्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई ऐसे 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 डांस कर रहा है, इसको बोलते हैं सिस्टर्ने कहते हैं। ओके, सॉरी एक मिनट, सॉरी मैंने ठीक ही पढ़ाया आपको, लेकिन मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत करी। बेसिकली ये क्रिस्टे है, ये मैंने पढ़ाया ना जस्ट अभी आपको कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे जो फोल्डिंग होता है ना, इसको हम क्रिस्टे कहते हैं, इसे हम इस फोल्डिंग को क्रिस्टे कहते हैं। सिस्टर्ने क्या होता है, तो हमारी गोल्जी बॉडी जो देखना ध्यान से, गोल्जी बॉडी ईआर दोनों में होता है सिस्टर्ने, वैसे यहाँ पे सिर्फ गोल्जी बॉडी दिया हुआ। हम गोल्जी बॉडी की बात करेंगे कुछ देर के लिए। तो ये हमारा ईआर है, ईआर के ठीक बाद रुको, ये हमारा गोल्जी बॉडी कैसे स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बगल में क्या होते हैं, हमारा ईआर होता है, ऐसे 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 हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक बाद हमारी गोल्जी बॉडी होती है। तो गोल्जी बॉडी को दिख रहा है, ऐसे डिब्बा बना रहे, इसको बोलते हैं सिस्टर्ने, इसे हम कहते हैं सिस्टर्ने, सिस्टर्ने कहते हैं, और इसको भी बोलते हैं हम सिस्टर्ने। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे पूछ लेता है कभी कभी। तो क्या करता है, पूछ लेता है कि सिस्टर्ने क्या हमारे ईआर में होते हैं या गोल्जी बॉडी में सिर्फ होते हैं, कि दोनों में होते हैं। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे दोनों में होता है। ठीक है, ठीक है। तो क्रिस्टे होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, सिस्टर्ने होता है हमारी गोल्जी बॉडी के पास, और ईआर के पास भी होता है, जो कि इस पर नहीं पूछा हुआ अभी। ठीक है, और हमारा फिर क्रोमैटिन की बात करते हैं। क्रोमैटिन किसके पास होता है, क्रोमैटिन होता है हमारे न्यूक्लियस के पास। ठीक है, हमारे न्यूक्लियस के पास होता है क्रोमैटिन। न्यूक्लियस के पास बेसिकली होता है डीएनए। क्या होता है उसके पास, होता है डीएनए। पता है न्यूक्लियस के पास डीएनए कितना लंबा होता है,
एक न्यूक्लियस के पास 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। समझ रहे हो कितनी हैरानी वाली बात है। हमारा जो सेल होता है ये हमारा होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर, मतलब 10 से 10 से 20 माइक्रोमीटर, मतलब माइक्रोमीटर में मेज़र करते हैं, मतलब ये नज़र भी नहीं आता, इतना छोटा होता है। और उसके अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए। पता है एक मीटर कितना होता है? 1 मीटर मतलब 2 मीटर जो होता है, बहुत लंबा लड़का जो होता है, बहुत टॉल बॉय जो होता है, वो 2 मीटर का होता है। आप लोग 2 मीटर के नहीं हो, आप लोग 1.25 के होंगे, या कोई कोई तो 1.5 मीटर का होगा, ठीक है, जो अभी बच्चे भी बड़े नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो घुमा फिरा के बात यहाँ पे ये है कि इतना लंबा डीएनए एक सेल में कैसे रहता है? तो डीएनए जो होता है, आपका डीएनए जो होता है वो क्या होता है, वो ऐसे कॉइल कर, जैसे कैसे आप पतंग उड़ाते हो, कैसे पतंग आप उड़ा लिए तो उसके धागे को आप एक ऐसे स्टिक में कॉइल कर लेते हो ना, वैसे ही क्या करता है हमारा डीएनए जो होता है वो खुद को ऐसे ऐसे कॉइल करके ऐसे ऐसे करके कुछ बना लेता है। इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन क्या है? तो क्रोमैटिन कुछ और नहीं, वो डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म है। क्या है? वो डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म है। तो क्या लिखा हुआ? क्रोमैटिन क्या है? इसका आंसर हमारा होगा 2, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो क्रोमैटिन क्या है? डीएनए को आप एकदम कंडेंस्ड कर लो, एकदम ऐसे से कर लो, तो क्या बन जाएगा? वो क्रोमैटिन बन जाएगा। अंडरस्टैंड है? फिर इसी क्रोमैटिन से क्रोमोसोम भी बन जाता है। तो मैंने न्यूक्लियस पढ़ा ही नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है। बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, सब बात करेंगे, ठीक है। पेशेंस रखिए बस, और कमेंट करते जाइए। और